जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी लग के आता है और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। अब जीएसटी को दो तरह से वसूला जाता है। पहला है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, यानी स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने राजस्थान से ही खरीदा और राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स रेट का 50-50%। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और उस पर एसजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये और सीजीएसटी लगेगा 6% 60 रुपये, तो इस तरह टोटल मोबाइल की वैल्यू हो जाएगी 1120 रुपये। दूसरा है आईजीएसटी यानी इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता हो या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता हो, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है, वो भी जितनी टैक्स रेट है उसका 100%। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल जो 1000 रुपये का है जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान में नहीं पंजाब के किसी कस्टमर को बेचा, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा, जिसमें मोबाइल की वैल्यू आएगी 1000 रुपये और आईजीएसटी लगेगा पूरा 12% 120 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 1120 रुपये। तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट में खरीदा जाता है या खुद के ही स्टेट में बेच दिया जाता है तो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगता है 50-50%। और अगर किसी भी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता है या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता है तो आईजीएसटी लगता है, वो भी टैक्स का 100%। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रकार। जीएसटी में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, जिसमें पहली है कंपोजिशन फर्म और दूसरी है रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फर्क है ये हम अगले चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में देखेंगे। चैप्टर 8 डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म। जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पहली कंपोजिशन फर्म एंड दूसरी रेगुलर फर्म। अब इन दोनों फर्म में क्या फर्क होता है ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर किसी फर्म की एक साल की सेल यानी एक साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फर्म को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, और अगर किसी फर्म की एक साल की सेल 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो फर्म को रेगुलर में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म की एक साल की सेल 1.5 करोड़ से कम है तो प्रोपराइटर चाहे तो भी रेगुलर में फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रेगुलर फर्म के लिए कोई ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। मान लो किसी ने ये सोच के कंपोजिशन में फर्म रजिस्टर्ड करवाई थी कि उसकी एक साल की सेल 1.5 करोड़ से कम ही होगी और 1.5 करोड़ से ऊपर चली गई तो कंपोजिशन फर्म को रेगुलर करवाना अनिवार्य है। लेते हैं अगला पॉइंट, जीएसटी रिटर्न। कंपोजिशन फर्म को क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक बार रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे CMP08 रिटर्न कहते हैं, और रेगुलर फर्म को हर महीने एक रिटर्न लगाना पड़ता है, जिसे GSTR 3B रिटर्न कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। कंपोजिशन फर्म में परचेज पर लगने वाली जीएसटी की इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही सेल पर जीएसटी लगाया जा सकता है, यानी परचेज में जो टैक्स हमने सरकार को पे कर दिया उसको कस्टमर से भी वापस नहीं लिया जा सकता। रेगुलर फर्म को इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी हर मंथ कितनी परचेज की और उस पर कितना टैक्स पे किया और हर महीने कितनी सेल की और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, टैक्स लायबिलिटी। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितना सेल करती है उसको रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 3 महीने में 2.5 लाख रुपए की सेल हुई तो 2.5 लाख रुपए का 1% यानी 2500 रुपए सरकार को पे करना पड़ता है। और रेगुलर फर्म में GSTR 3B रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर टैक्स पेबल बनता है तो टैक्स पे करना है, नहीं तो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में 1000 रुपए की परचेज की जिस पर 500 रुपए टैक्स परचेज के साथ ही पे कर दिया, और उसी महीने 1200 रुपए की सेल की जिस पर 700 रुपए टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। बाकी का बैलेंस यानी 700 रुपए हमने टैक्स कलेक्ट किया और 500 रुपए हम ऑलरेडी पे कर चुके, 700 माइनस 500 जो 200 रुपए हमने कस्टमर से एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं वो सरकार को पे करना है। और अगर ये मान लो हमारी सेल 1200 रुपए ना होकर के 800 रुपए ही हुई और कस्टमर से टैक्स हमने 300 रुपए ही कलेक्ट किया, तो अब भी 200 रुपए हमारे सरकार के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट रहेंगे, टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है। लेते हैं अगला पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ एंट्री। कंपोजिशन फर्म में टेली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर SGST एंड CGST या IGST नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड आइटम की वैल्यू डालकर एंट्री कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कोई 1200 रुपए का मोबाइल खरीदा तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 1000 रुपए मोबाइल की वैल्यू होती है, 200 रुपए जो है वो होता है टैक्स। तो कंपोजिशन फर्म को डायरेक्ट 1200 रुपए की एंट्री करनी पड़ती है, उसमें वो SGST एंड CGST नहीं लगा सकता। और रेगुलर फर्म में टेली में परचेज या सेल की एंट्री करने पर आइटम की टैक्सेबल वैल्यू अलग लिखी जाती है और उस पर लगने वाला टैक्स SGST एंड CGST या फिर IGST लगाया जाता है। लेते हैं अगला पॉइंट हमारा नेम ऑफ इनवॉइसेज। कंपोजिशन फर्म में जो बिल बनता है उसे बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं और रेगुलर फर्म में जो बिल बनता है उसे टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। अब लेते हैं इनका एडवांटेज।
कंपोजिशन फर्म में बुक्स कीपिंग करना इजी है, यानी अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत आसान है, और क्वार्टरली रिटर्न यानी 3 महीने में केवल एक ही रिटर्न लगाना पड़ता है। रेगुलर फर्म का एडवांटेज ये है कि रेगुलर फर्म में परचेज पर इनपुट टैक्स लिया जा सकता है और सेल पर दूसरी फर्म को टैक्स दिया जा सकता है। यानी अगर कोई रेगुलर कस्टमर जिसकी एक रेगुलर फर्म है वो हमसे एक इनपुट का बिल मांग ले या इनवॉइस मांग ले जिसमें टैक्स लगा हुआ, तो वो बिल हम कस्टमर को दे सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। कंपोजिशन फर्म में अगर कोई कस्टमर रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन फर्म वाले से इनपुट लेने के लिए विद टैक्स इनवॉइस मांग ले, तो कंपोजिशन फर्म वाला इनवॉइस नहीं दे सकता। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि कंपोजिशन फर्म वाला एसजीएसटी एंड सीजीएसटी नहीं लगा सकता, उसको डायरेक्ट आइटम की वैल्यू लिखनी पड़ती है। और रेगुलर फर्म का डिसएडवांटेज ये है कि हर महीने रिटर्न लगाना पड़ता है, उसमें भी टैक्स मिसमैच का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और बुक्स कीपिंग में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, यानी अकाउंट का काम भी आपको थोड़ा संभल कर करना पड़ता है। तो ये कंपोजिशन और रेगुलर फर्म में डिफरेंट है। ज्यादातर लोग फर्म को रेगुलर में ही रजिस्टर्ड करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे के चैप्टर में जो भी सीखेंगे फिलहाल रेगुलर फर्म के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग सीखने के बाद कंपोजिशन फर्म की भी अकाउंटिंग सिखाऊंगा। फिलहाल हम रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग सीखेंगे।